जल्दी आओ मेरे भाई। गुड मॉर्निंग सभी को। और हम लोग जो है राष्ट्रपति पे चर्चा कर रहे थे। दरवाज़ा वो कर देना बेटा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति जो है भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है और कार्यपालिका का क्या होता है, प्रमुख होता है। हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक गण में कौन कौन शामिल है, और देखा था संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, विधानसभा के मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। इससे पहले फिर हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो हम लोगों ने देखा था उसे भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। फिर क्या, लाभ के पद पर ना हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और क्या, मानसिक रूप से विकृत ना हो, आर्थिक रूप से दिवालिया ना हो। ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए क्या होता है, योग्य होता है। अगर जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो रहा है उसके तरफ से क्या होने चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। एक मेरा स्टूडेंट है, इस समय पुलिस है, हेमंत चाहर ने कमेंट करके मुझसे पूछा भी कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक कौन होने चाहिए। आम जनता की संसद और विधानसभा के सदस्य। तो संसद और विधानसभा के सदस्य ही जो है 50 प्रस्तावक होते हैं, आप और हम आम जनता नहीं होती है। ये बात दिमाग में रखें, ठीक है। हाँ, अनुमोदक का मतलब, प्रस्तावक का मतलब आपके नाम के प्रस्ताव को रखेंगे और 50 लोग उस प्रस्ताव का क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। ये है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। फिर हम लोगों ने देखा था कि जब व्यक्ति चुन लिया जाता है तो पद को धारण करने के पहले क्या करता है, मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूँ क्योंकि इस पर हम लोग लेक्चर दे दिया और लिखवा भी दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष क्या कहता है, पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है। आज हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें हैं। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो उसे क्या क्या पद के अनुरूप क्या क्या शर्तें हैं। दूसरी चीज हम लोग देखेंगे पद धारण की अवधि, यानी पदावधि। अगर कोई व्यक्ति यानी कार्यकाल की बात करेंगे, ठीक है ना। और पद रिक्तता, पद रिक्तता का मतलब है कि कैसे राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अभी मैं शक्तियों पे बात नहीं कर रहा हूँ। तो कल हम लोगों ने देखा था, चर्चा की थी इससे पहले, कि जो भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य है या विधानसभा या विधानमंडल के सदन का क्या है, सदस्य है, ऐसा व्यक्ति यदि राष्ट्रपति के पद पर चुन लिया जाता है तो क्या होगा, पद धारण करने से पहले उसे संसद के जिस भी सदन का सदस्य है या विधानमंडल के जिस भी सदन का सदस्य है उसे क्या करना होगा, पद त्याग करना है। यानी कि एक ही व्यक्ति संसद का सदस्य या राष्ट्रपति के पद को सुशोभित नहीं करेगा। तो पहली शर्त तो ये। दूसरी चीज़, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है राष्ट्रपति के अतिरिक्त वो अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये बात मैंने पहले ही बताई। तीसरी चीज़, इसे निःशुल्क आवास, निःशुल्क आवास का मतलब है इसे भवन जो मिलता है उस भवन को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति भवन कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रपति भवन कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसको और क्या पारिश्रमिक मिलेगा, क्या उपलब्धियां प्राप्त होंगी, क्या इसके विशेषाधिकार होंगे, क्योंकि हर पद का एक क्या होता है, विशेषाधिकार होता है। तो उस विशेषाधिकारों को तय कौन करेगी, संसद करेगी। कौन करेगी। तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप कर सकता है कंसेप्चुअल, कि राष्ट्रपति की उपलब्धियां, विशेषाधिकार इत्यादि किसके द्वारा समय समय पर तय किया जाता है। अभी संसद किस बला का नाम है मैं पढ़ाऊंगा इसी टॉपिक में। तो कौन तय करेगी, संसद। और राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान संसद ने जो उसकी परिलब्धियां तय की हैं, उपलब्धियां तय की हैं, विशेषाधिकार तय किया है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी। ठीक है। पहले राष्ट्रपति का वेतन होता था कितना, 50,000 रुपया, फिर बढ़ा के कर दिया गया कितना, 1.5 लाख रुपया। वर्तमान समय में राष्ट्रपति का वेतन जो है 5 लाख रुपया प्रति माह है। ये क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहा है एक समय, आप दिमाग में रखिएगा कि वर्तमान समय में राष्ट्रपति का वेतन कितना है, 5 लाख रुपया प्रति माह। फिर इसके अतिरिक्त
जब राष्ट्रपति पद से पदमुक्त हो जाता है तो उसके वेतन का, उसके अंतिम माह के वेतन का आधा वो क्या पाता है, पेंशन के रूप में पाता है। क्या पाता है, पेंशन के रूप में। और राष्ट्रपति की अगर डेथ हो जाती है तो क्या होगा, उसकी परिवार में पत्नी या पति, मान लो कि पत्नी राष्ट्रपति थी तो उसका हस्बैंड, या पति राष्ट्रपति था तो उसकी पत्नी, उसके पेंशन का आधा क्या है, पारिवारिक पेंशन के रूप में पाते हैं। ठीक है, किसके रूप में, पारिवारिक पेंशन। पेंशन और पारिवारिक पेंशन में बेसिक अंतर ये है, जैसे कि मैं रिटायर हुआ, हालांकि हम लोग एनपीएस के कर्मचारी हैं, तो एनपीएस के कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगी। इसलिए आप देख रहे होंगे वर्तमान समय में लगातार मांग की जा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी पुरानी पेंशन को क्या कर दे, बहाल कर दे। जो पुराने कर्मचारी 2005 से पहले की भर्तियां हैं वो क्या हैं, उनको पेंशन मिलती है और मिलेगी। लेकिन हम लोगों को अभी जो भी भर्तियां हो रही हैं तो उत्तर प्रदेश द्वारा जो है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या पुरानी पेंशन को समाप्त करके एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। तो जो लोग भी रिटायर, जैसे सपोज दैट मैं मान लो कि मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे मेरे वेतन का क्या मिलेगा, आधा पेंशन मिलेगा। सपोज दैट मेरी अगर डेथ हो जाती है तो जो मुझे पेंशन मिल रही है उसकी आधी जो है पारिवारिक पेंशन के रूप में किसे मिलेगा, मेरी पत्नी को मिलेगा। तो पेंशन और पारिवारिक पेंशन में अंतर होता है। इसी तरीके से आप लोग जब पढ़ते हो, जिनका वेतन वगैरह बनता है, तो एक होता है महंगाई भत्ता और एक होता है महंगाई राहत भत्ता। महंगाई भत्ता जो है किसे मिलता है, कर्मचारी जो कार्यरत होता है, और जो रिटायर्ड हो जाते हैं समय समय पे जो पेंशनर्स वगैरह हैं उनको क्या मिलते हैं, महंगाई राहत भत्ता मिलता है। बेसिक अंतर ये तो आपको मालूम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को क्या मिलेगा, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी, आवागमन का साधन यानी गाड़ियाँ मिलेंगी, फिर पूरा का पूरा क्या मिलेगा, स्टाफ मिलेगा। तो बहुत सारी सुविधाएं जो है राष्ट्रपति को क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त और भी विशेषाधिकार है राष्ट्रपति, यानी पद पे रहते हुए राष्ट्रपति ने जो भी वैधानिक कार्य किया है उस वैधानिक कार्य के ऊपर किसी भी प्रकार का किसी भी न्यायालय में कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि अपराध हो गया अगर उससे, या व्यक्तिगत कुछ ऐसा कृत्य कर दिया है तो इसके लिए भी राष्ट्रपति को क्या है, छूट प्राप्त है किसी न्यायालय में। हालांकि व्यक्तिगत तौर पे मान लो ठीक है मैं राष्ट्रपति हूँ तो मेरे संवैधानिक कुछ विशेषाधिकार है, कार्य है, मैं कर रहा हूँ, उस पद पर रहता हूँ। लेकिन मैं घर में आऊँगा और अपनी पत्नी के साथ कोई मिसबिहेव करता हूँ, मार देता हूँ या गाली देता हूँ, झगड़ा करता हूँ, तो ये मेरा व्यक्तिगत कृत्य होगा ना। उस समय मैं राष्ट्रपति तो नहीं हूँ घर में। तो यहाँ अगर व्यक्तिगत कृत्य कोई करता है ऐसा तो उसे 2 माह पूर्व नोटिस देकर उसके लिए उसे क्या की जा सकती है, कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन आपराधिक कृत्यों के लिए क्या है, हर प्रकार से उसे क्या है, छूट प्राप्त है। ठीक है, तो हमें ध्यान में रखना है सबसे बड़ी चीज़ कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है, 50,000 रुपया, 5 लाख रुपये प्रति माह। इसके अतिरिक्त अगर वो पदमुक्त होगा तो उसके वेतन का आधा क्या है, पेंशन्स के रूप में प्राप्त होगा। उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी पत्नी या पति को क्या मिलेगा, पारिवारिक पेंशन मिलेगा, निःशुल्क चिकित्सा, आवागमन साधन, आवास। ठीक है, और भी समय समय पे विविध प्रकार के जो इसके विशेषाधिकार संसद द्वारा तय किए जाएंगे वो उसे क्या होते रहेंगे, प्राप्त होते रहेंगे। बेसिकली जो है आज हम बात करेंगे पद अवधि की। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया जाता है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया जाता है तो पद धारण करने की तिथि से, पद धारण करने जिस दिन वो शपथ ग्रहण करेगा उस तिथि से उसका कार्यकाल कितना होता है बेटा, 5 वर्ष। हालांकि सारे बच्चों को मालूम है, उसके बाद भी कुछ ऐसे बच्चे हैं कि गलती कर जाते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। ठीक है, कार्यकाल के दौरान अगर वो चुन भी लिया गया तो कार्यकाल के दौरान वो कभी भी अपना त्याग पत्र देकर, भाई व्यक्तिगत कारण कुछ भी हो सकता, स्वास्थ्य ठीक ना हो, कुछ भी कोई ज़रूरी है, तो कार्यकाल के दौरान कभी भी वो उपराष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। किसे, उपराष्ट्रपति। अब आपसे पूछेगा, और यहाँ पे कंसेप्ट आप सीख लें, आपसे पूछता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को। और जब उपराष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी क्वेश्चन आता है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति। ये कंसेप्ट यहीं सीख लो। ठीक है, तो
शपथ ग्रहण करने की तिथि से लेकर राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक है। कार्यकाल के दौरान वो कभी भी उपराष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है। इसके अतिरिक्त एक और आधार है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब वो आधार क्या है? महाअभियोग। कौन सा आधार बेटा? महाअभियोग शब्द जो है केवल राष्ट्रपति के लिए है। किस आर्टिकल में? 61। महाअभियोग की प्रक्रिया जो है इस अनुच्छेद में, मैं अभी अनुच्छेद नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपके साल भर एग्जाम्स में आप पूछता रहता है कि राष्ट्रपति पर महाअभियोग के संबंध में किस अनुच्छेद में प्रावधान है। तो आर्टिकल 61 में महाअभियोग। ठीक है। तो एक तो तरीका क्या है कि चुन लिया, कार्यकाल 5 साल पूरा करेगा, उसके बाद से नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। दूसरा तरीका क्या है कि वो अपने व्यक्तिगत कारणों से क्या कर सकता है? उपराष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है। और क्या है? कार्यकाल के दौरान उसके ऊपर क्या? महाअभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। 2 चीज़ें आप यहाँ पर अभी से सीख लें। भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाअभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से नहीं हटाया गया, किसी भी राष्ट्रपति के प्रति महाअभियोग नहीं लाया गया। ठीक है। अब ये महाअभियोग क्या है? तो हमारा संविधान कहता है, आधार क्या है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन या अवहेलना करता है, क्योंकि जो भी कार्य चाहे राष्ट्रपति करेगा, चाहे प्रधानमंत्री करेगा, चाहे एक आम नागरिक करेगी, वो हमारे संविधान के दायरे में ही रहकर हम करते, उससे बाहर जाके नहीं करते। करते हैं क्या? तो इसमें लिखा है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है या अवहेलना करता है तो उसे क्या है? महाअभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान में कहीं भी संविधान का उल्लंघन शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ये नहीं लिखा गया है कि कौन सा कार्य जो है संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, कहीं भी इसकी परिभाषा नहीं दी गई। ठीक। दूसरी चीज़, ये महाअभियोग की प्रक्रिया जो है संसद के 2 सदन, बताया था नीतू कौन कौन से सदन है बेटा? जल्दी बताओ, खाना खा के आई हो ना? संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। पढ़ाएंगे, कंफ्यूज ना हो, डरो ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये महाअभियोग की प्रक्रिया जो है लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी प्रारंभ की जा सकती है। ये पहले सीख लो। मैं महाअभियोग की प्रक्रिया आज समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से समझ लो और सीख लो। तो एक तो तरीका क्या है कि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया राष्ट्रपति का, या वो अपने व्यक्तिगत कारणों से क्या है? उपराष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे दिया, या क्या है? राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो इस आधार पर अनुच्छेद 61 के तहत महाअभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति के प्रति महाअभियोग की प्रक्रिया ना लाई गई है, ना किसी भी राष्ट्रपति को महाअभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया गया। ये चीज़ आप दिमाग में रख लें। कहीं पूछ ले कि भारत में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति के ऊपर महाअभियोग लगाया गया, तो ऑप्शन आपको कई लिखेगा। जल्दी बैठो बहन जी। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाअभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया नहीं गया। तो ये महाअभियोग की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है कि संसद के किस सदन से? आपको दे देगा लोकसभा, आपको दे देगा राज्यसभा, और आपको दे देगा क्या? किसी भी सदन से, यानी दोनों से। यानी महाअभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। जो सदन आरोप लगाएगा, भाई आरोप कौन लगा सकता है? राज्यसभा के सदस्य लगा देंगे कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है। कहाँ के लगा देंगे? लोकसभा के सदस्य लगा देंगे। तो कहने का मतलब है कि महाअभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। जिस सदन ने आरोप लगाया है, सदन का मतलब जिस सदन के सदस्यों ने आरोप लगाया है, तो कम से कम उस आरोप पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के क्या होने चाहिए? हस्ताक्षर होना चाहिए। मान लो कि 545 लोकसभा की सीट है और 500, तो लोकसभा से अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाअभियोग के संबंध में क्या है? आरोप लगाया गया है कि इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, तो लोकसभा के 1/4 सदस्यों का उस आरोप पे क्या होना चाहिए? हस्ताक्षर होने। और फिर लोकसभा से क्या है? महाअभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ, जहाँ से आरोप लगा वहीं से प्रक्रिया प्रारंभ। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित करेंगे। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले सूचित करेंगे, भैया आपने संविधान का उल्लंघन किया है, आपके ऊपर महाअभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। ठीक है। फिर अगर लोकसभा के 2/3 सदस्यों ने इसे क्या कर दिया?
पास कर दिया कि आरोप सही है, पास करने का मतलब क्या, पास कर दिया 2/3 सदस्यों ने, तो इसके बाद से ये कहाँ जाएगा, महाभियोग की प्रक्रिया अब राज्यसभा में जाएगी। कहाँ जाएगी, मान लो कि जिस सदन द्वारा आरोप लगाया जाता उस सदन के 1/4 सदस्यों के आरोप पे क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले क्या देनी होगी, सूचना देनी होगी कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा रही है। उसके पश्चात क्या, उस सदन में 2/3 बहुमत से अगर आरोप पास हो जाता है, लगाए गए आरोप पे कुछ लोग तो सहमत होंगे, कुछ लोग असहमत होंगे, तो 2/3 क्यों रखा गया, यानी ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि बात सही है, तो 2/3 बहुमत से अगर पास हो जाता है तो फिर वो महाभियोग कहाँ जाएगा, दूसरे सदन में। दूसरा सदन का मतलब राज्यसभा। अगर राज्यसभा में हुआ रहता तो कहाँ आता, लोकसभा में। अब लोकसभा में हुआ तो कहाँ जाएगा, ये राज्यसभा में। जब दूसरे सदन में जाएगा तो दूसरे सदन का काम होता है कि वो आरोपों की जांच करे कि वास्तव में इन्होंने जो आरोप लगाया और 2/3 बहुमत से इन्होंने जो आरोप लगाकर पास कर दिया वो बात सही है कि नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, राष्ट्रपति को दूसरे सदन में उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखने का अधिकार है। यहाँ पर राष्ट्रपति स्वयं भी आ सकते हैं अपना पक्ष रखने के लिए, भाई नहीं ये गलत है, या अपने प्रतिनिधि महान्यायवादी चाहे जो भी है उसके माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। अगर दूसरा सदन जांच करता है, आरोप क्या पाया जाता है, सही पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सही पाया जाता है, दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से क्या करता है, पास कर देता है। इसका मतलब कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या हो गई, पूरी हो गई। और जैसे ही दूसरा सदन पास करेगा वैसे ही राष्ट्रपति को अपना पद क्या करना होगा, छोड़ना होगा। क्या करना होगा, छोड़ना होगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी सीखने की चीज़ है आप लोगों के लिए वो ये कि इस महाभियोग की प्रक्रिया में भाग कौन कौन लेगा, क्योंकि लोकसभा में निर्वाचित सदस्य भी होंगे और मनोनीत सदस्य भी होंगे, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य भी होंगे और क्या होंगे, मनोनीत सदस्य होंगे। क्योंकि मैंने जब पढ़ाया आपको कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, है ना। दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यानी इसका मतलब कि लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। तो यहाँ सवाल पूछ सकता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में कौन भाग लेता है, लोकसभा के और राज्यसभा के सभी सदस्य या लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। तो आपको यहाँ सीखना है कि महाभियोग की प्रक्रिया में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी निर्वाचित भी और मनोनीत भी, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। आगे बात समझ में। निर्वाचन में केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के कौन, निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है तो उस समय क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के क्या हैं, सभी सदस्य भाग लेंगे, जिसमें चुनकर गए होंगे और कुछ लोग को मनोनीत किए, सब भाग लेंगे, कहने का मतलब। और कौन, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में विधानसभा के सदस्य, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भाग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे। मेरी बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो राष्ट्रपति पर आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है, और महाभियोग की प्रक्रिया अगर पूर्ण हो जाती है तो राष्ट्रपति को उससे पद से क्या होना होगा, हटना होगा। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लाई गई है और इस तरीके से किसी भी राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है। अगर जिस सदन में राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगाया है तो उसके 1/4 सदस्यों का उस आरोप पे क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए, और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को क्या करना होगा, सूचना देना होगा कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा रही है। ठीक, फिर उस सदन के 2/3 बहुमत द्वारा अगर वो पास हो जाता है तो कहाँ जाएगा, दूसरे सदन में। दूसरे सदन का काम है कि आरोप की जांच करें। उस सदन में राष्ट्रपति भी उपस्थित हो सकता है या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है। अगर दूसरा सदन आरोप को सही पाता है और 2/3 बहुमत से पास कर देता है प्रस्ताव को, तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी और राष्ट्रपति को अपना पद क्या करना होगा, छोड़ना होगा। क्या करना होगा, छोड़ना।
तो यहाँ पे जो नोट में आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। क्लियर होगी बात? फिर पूछो पूछो क्या कह रहे हो? मनोनीत कौन है? जैसे कि राज्यसभा से बहुत से लोगों को, अभी मैं पढ़ाऊंगा राज्यसभा, पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था। मनोनीत का मतलब निर्वाचन नहीं होगा, उनका नाम दे देगा कि ये लोग रहेंगे। ठीक है ना? इसी तरीके से कला, साहित्य, खेल कूद इत्यादि के क्षेत्र के जो विशिष्ट लोग होते हैं उनको राज्यसभा में राष्ट्रपति क्या करता है? 12 लोगों को मनोनीत करता है ना। ये मनोनीत सदस्य कौन है? एक तो सीधे निर्वाचन होगा जिनका, और मनोनीत का मतलब उनका नाम दे देगा कि इनको राज्यसभा में रखा जाए। ठीक है ना? अब आपको सीखना है रिक्तता। रिक्तता का मतलब होता है खाली होना। रिक्त यानी क्या होता है? कहते हैं ना रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स, है ना? सबने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा है? तो राष्ट्रपति पद की रिक्तता कितने प्रकार से हो सकती है, यानी राष्ट्रपति का पद कितने प्रकार से खाली हो सकता है? पेन ना चलाइएगा, नहीं तो हम बोलेंगे कुछ और, लिखोगे क्या कुछ और, याद क्या होगा कुछ और, एग्ज़ाम में टिक करके क्या होगी कुछ और, रिजल्ट क्या होगा कुछ और। अब आप बताओगे सर ने क्या पढ़ाया था कुछ और जो वीडियो देख रहे होंगे वो भी समझ लेंगे कुछ और। तो ऐसा कुछ ना, और पेन बिल्कुल ना चलाना। रिक्तता का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति का पद कितने तरीके से खाली हो सकता है, बताओ। एक तो कार्यकाल पूरा करेगा तब भी तो खाली होगा बहन जी। हाँ, कार्यकाल पूर्ण कर लिया 5 साल का तो फिर चुनाव होगा, नया राष्ट्रपति आ जाएगा। जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण ना कर ले तब तक बना रहेगा। कहने का मतलब भले एक तो कार्यकाल पूर्ण हो गया, पद क्या हो गया? रिक्त हो गया। या वो अपना त्यागपत्र दे दे, किसको? राष्ट्रपति को, सॉरी त्यागपत्र दे दे उपराष्ट्रपति को, है ना? या महाभियोग, 3 तो मैंने ही बता दिया। अच्छा मार भी दो, चलो जान से मार दो, मृत्यु हो जाए। और या तो उसके निर्वाचन को क्या घोषित कर दिया गया? अवैध। अरे बेटा ये 5 तरीके हैं, मैंने कल पढ़ाया था, बैठ जाओ। कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवाद उत्पन्न होता है तो उस पर निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है ना? और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा। और मान लो कि पद पे है, बाद में अवैध घोषित किया गया है, तो पद पे रहते हुए उसने जो भी कार्य किया वो कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे। ठीक है? तो कार्यकाल पूर्ण हो गया तो कैसे भरेंगे? नया चुनाव होगा 5 साल बाद, है ना? जैसे अभी मुर्मू जी का चुनाव हुआ, कोविंद जी का कार्यकाल पूरा हुआ, 5 साल बाद चुनाव हो गया। हाँ, इसमें यह है कि एक चीज़ आपको ध्यान में रखना, भले ही कार्यकाल पूर्ण हो गया हो लेकिन जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद धारण ना कर ले, कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी वो अपने पद पे बना रहता है। क्यों? क्योंकि भारत का सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख है और सीट खाली नहीं रह सकती। अभी बताऊंगा, सब बताऊंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? पहले नाली बना ले, नाली को फिर नाला बनाएंगे, नाला को नहर बनाएंगे, नहर को फिर जो है क्या नदी बनाएंगे और नदी को फिर समुद्र में गिराएंगे। अभी तुरंत अगर बना देंगे तो पानी इधर उधर टूट के बांध से बहने लगेगा। तो अपनी जिज्ञासा को। दूसरा क्या है बेटा? त्यागपत्र। अगर उसने त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे दिया है तो भी उसका पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। तीसरा क्या है? महाअभियोग। चौथा क्या है? मृत्यु। मान लो कार्यकाल के दौरान अगर मृत्यु हो गई। और चौथा क्या है? अवैध। जो भी चौथा पांचवा। तो आपको यहाँ ध्यान में रखना होगा कि मैंने अभी कहा अगर त्यागपत्र दे दिया या महाभियोग के माध्यम से हटा दिया गया या डेथ हो गई है
या उसके निर्वाचन को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, तो इन परिस्थितियों में 6 माह के अंदर, कितने माह के अंदर बेटा, 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना क्या है, अनिवार्य। अब 6 माह तक सीट तो खाली रहेगी नहीं, है ना। मान लो आज उसने त्यागपत्र दे दिया, तो ये अधिकतम सीमा कितनी है, 6 माह। अभी तुरंत तो उसी दिन तो नया राष्ट्रपति नहीं ना आ जाएगा, या महाभियोग से हटा दिया गया तो चुनाव कराने में टाइम लगेगा कि नहीं, या उसकी डेथ हो गई तो तुरंत कोई नया राष्ट्रपति आ जाएगा क्या, या उसके चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। तो इन परिस्थितियों में ये कहा गया है संविधान में कि 6 माह के अंदर रिक्त पद को भरना क्या है, अनिवार्य। तब तक यानी इन 6 माह तक, यानी तब तक जो है भारत का जो उपराष्ट्रपति है, ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है, सपोज दैट उपराष्ट्रपति भी इस समय नहीं है, कौन, पहली वरीयता क्या है, अगर इन परिस्थितियों से पद खाली हो रहा है तो उपराष्ट्रपति जो है क्या करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। किसके रूप में, कार्यवाहक। पूछेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति का। कब करेगा, जब राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया हो, या उसको महाभियोग के माध्यम से हटा दिया गया हो, या उसकी क्या हो गई हो, कार्यकाल के दौरान डेथ हो गई हो, या उसके निर्वाचन को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया हो, अवैध घोषित कर दिया हो। तो इन परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अधिकतम वो समय कितना हो सकता है, 6 माह। क्यों, क्योंकि 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कराना क्या है, अनिवार्य। तो आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक काम कर सकता है, 6। सपोज दैट इस समय उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है, तो इन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो क्या करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, सपोज दैट सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद भी खाली है, तो इन परिस्थितियों में कौन, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है अधिकतम कितना हो सकता है, 6। और जब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, या ये उत्तरदायित्व सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश निभाएगा, तो राष्ट्रपति जिन सेवा शर्तों, परिलब्धियों, विशेषाधिकारों का अधिकारी होता है, उसी के पात्र कौन होते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी होते हैं। आगे बात समझ में, हाँ बोलो। नीचे से आएंगे, ऐसा नहीं है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, खाली ऐसा नहीं है। सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति ही उपराष्ट्रपति होता है, और राज्यसभा का कौन होता है, उपसभापति होता है। जब सभापति जो है, उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक उसके लिए करेगा, तो उपसभापति कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा, सभापति के रूप में कार्य करेगा। सुप्रीम कोर्ट का अगर मुख्य न्यायाधीश यहाँ कार्यवाहक के रूप में कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उस समय क्या है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का चार्ज देखेगा। ये पूरी वरीयता क्रम है। हाँ, कौन, एक ही व्यक्ति, ऐसा नहीं होता है। वो पद वो क्या हो गया, एक ही जगह का लाभ लेगा। अभी मैं पढ़ाऊंगा उपराष्ट्रपति भी, ठीक है ना, यानी कि 2-2 जगह के मजे कोई नहीं ले पाएगा। अभी मैं पढ़ाऊंगा। अभी कई लोग के पास कई राज्यों के राज्यपाल होते हैं। क्वेश्चन आपका अच्छा है, तो इसका मतलब नहीं है कि उत्तर प्रदेश के भी राज्यपाल हैं, मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल हैं, मोदी जी की सरकार है तो हर राज्यपाल को उत्तर प्रदेश से अलग वेतन मिलेगा, ऐसा है। बल्कि राष्ट्रपति तय कर देगा कि कितना कितना अंश जो है किस राज्य से मिलेगा वेतन के बराबर। अगर 40,00,000 वेतन है तो तय कर देगा कि 20,000 यहाँ से और 20,000 यहाँ। ऐसा नहीं है कि 2-2 जगह से वेतन, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होता। तो इतना हम नोट कर लें, और इसी को वीडियो को हम लोग कल आगे बढ़ाएंगे, लंबा टॉपिक है, ठीक है। और कल हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की क्या है, शक्तियों पे चर्चा करेंगे। चलो, तो यहाँ